के आर्या जी, रमेश अग्रवाल जी, धर्मपाल आर्या जी, श्रीमती सुषमा शर्मा जी, शरद जी, विनय आर्या जी, रविंद्र खट्टर जी, संतोष जी, जीवर्धन शास्त्री जी और जितने भी यहाँ मंचासीन अतिथिगण यहाँ बुलाया गया है, आर्य समाज से जुड़े हुए संगठन के माध्यम से जिन्होंने कई देश के लिए समाज के लिए योगदान दिया है और अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ के पदाधिकारीगण और जितने भी विशेष अतिथि के रूप में यहाँ आमंत्रित किए गए हैं और विशेष करके जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने आज बहुत खूबसूरत अच्छी तरह से यहाँ योग का प्रदर्शन किया, फिर आर्य समाज का जो संदेश है उसको भी प्रदर्शित किया और बताया गया कि कम दिनों में इन्होंने ये सब तैयारी की है। बहुत ऊर्जावान हमारे दूर दराज से आए प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं यहाँ बुलाने पर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत कम समय के अंदर में आप लोगों ने आमंत्रित किया और मुझे मौका मिला थोड़ा समय निकल करके आपके बीच में आने। आपके कार्य के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ प्रकाश डालने का जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब उसी से संबंधित है, उसी कार्य में लगे हुए हैं, तो उसके बारे में आपको क्या सुनाना। लेकिन मैं इस बात को लेकर के गौरव महसूस करता हूँ कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जो सोच विचार को आप लोग जिस तरीके से ले गए हैं, ये सिर्फ शिक्षा नहीं है, व्यक्ति निर्माण से लेकर के ये समाज और देश का निर्माण का कार्य है। आप लोगों ने कई लोगों ने जीवन भर समर्पित भाव के साथ आपने काम किया। जैसे बताया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जिक्र किया कि आजादी की लड़ाई में लगभग 75-80% लोग आर्य समाज से जुड़े हैं या उससे प्रेरित होकर के जो लोग समर्पित है वही लोग देश के लिए लड़ाई लड़ी है। मुझे जब यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, जब परिचय दिया, तो वैसे ही नॉर्मली बाकी जगह में भी होते हैं कि एक युवा चेहरा, थोड़ा ऊर्जावान, युवाओं के प्रति लगाव, ऐसा मेरा परिचय होता है अक्सर। बहुत लोगों को मालूम नहीं है मैं 8 बार चुनाव लड़ चुका हूँ और जो 8 बार चुनाव लड़ चुका हूँ वो उम्र से युवा हो ही नहीं सकता। ऐसे मन से युवा हो, विचार से, अपने जो कार्य करने का तरीका है वो मैं एक युवा सोच करके ही हमेशा काम करता हूँ। शायद इसलिए देखने में भी हमेशा युवा ही रहते हैं। जब हम इस देश का कानून मंत्री बने थे तो उस समय हमारे देश के चीफ जस्टिस रमन्ना साहब थे। तो रमन्ना साहब और मेरा पहला मुलाकात होना था क्योंकि कानून मंत्री और मुख्य न्यायाधीश के बीच में तो एक औपचारिक रिश्ता होता है। तो उन्होंने मुझे पूछा, वो भी मुझे कभी मिले नहीं, मैं भी उसको कभी मिला नहीं, लेकिन जब उन्होंने पहले बार मिला तो मुझे कहा कि आप यूनिवर्सिटी से सीधा सीधा चुनाव लड़के मंत्री बने हैं क्या? तो मैंने बताया उस समय 7 बार चुनाव लड़ चुके थे, अभी तो 8वीं बार है। तो उन्होंने कहा कि किसी तरीके से लगता नहीं है और आप अपने आप से हिसाब किताब लगा सकते हैं।
चुनाव तो हर 5 साल में ही लड़ता है, तो 8 बार जो चुनाव लड़ चुका है उसका उम्र क्या होगा। लेकिन इसीलिए कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश को विकसित करने के लिए हर भारतीय को फिट रहना होगा, इसलिए फिट इंडिया मूवमेंट चलाया था। और जब मैं खेल मंत्री था, खेल और युवा मामलों का मंत्री था, उसी समय प्रधानमंत्री जी ने मुझे पूछा कि फिटनेस के लिए कुछ देश भर में एक जागरूकता फैलाने के लिए सोचना चाहिए। तो मैंने उस समय ये फिट इंडिया का कंसेप्ट को आगे बढ़ाया, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने फिट इंडिया चलाया। तो आपके दयानंद सरस्वती के जो मूल मंत्र में जैसे इंसान को जैसे रहना चाहिए, तो दयानंद सेवाश्रम संघ में व्यायाम का महत्व भी उतना ही है जितना शिक्षा का। तो ये बहुत अच्छी चीज है, वरना तो लोग जिंदगी भर अपना स्वास्थ्य को छोड़कर पैसा कमाने में लगते हैं और बाद में जाकर के सारा पैसे फिर स्वास्थ्य के लिए ही खर्चा हो जाते हैं। तो इसलिए शुरू से ही चीजें हैं, अच्छी बात है, बाद में बुढ़ापा में आपका कष्ट करना ना पड़े। आप लोगों का कार्य के बारे में जैसे मैंने कहा, मुझे बहुत ज्यादा कहने का जरूरत नहीं है, मगर इस चीज को जरूर मैं कहना चाहता हूँ, जो वनवासी इलाका है, आदिवासी जहाँ रहते हैं, दूर दराज में देश के कोने कोने में बसते हैं, वहाँ अक्सर लोग पहुँचने के लिए या तो देर कर देते हैं या पहुँच नहीं पाते। आप लोगों ने इतने साल पहले कार्य जो किए हैं, उसका नतीजा ये है कि पूर्वोत्तर हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, या देश के किसी भी दूर दराज इलाकों में जितने भी जो आदिवासी हैं, उनसे आपने संपर्क किया। वहाँ आप कई लोग तो वहीं रह करके सेवा किया, फिर उन लोगों के शिक्षा के माध्यम से आज लेकर के समाज में कई महत्वपूर्ण पदों में बिठाने में आपने कार्य किए। और मैं मानता हूँ इस देश का जो आदिवासी होते हैं, वो एक तरीके से मुख्य धारा में जोड़ने में बहुत दिक्कत होती है। वो जानबूझ के नहीं, उसको मौका नहीं मिलते। और मैं ये भी मानता हूँ कि कुछ लोगों को छोड़ के, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने आह्वान किया, उसके अतिरिक्त सरकारी कार्यक्रम में आज तक देखे तो आदिवासियों को या जनजातियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कोई बड़ा ठोस कार्यक्रम नहीं किया गया। यहाँ तक कि जो लोग आजादी की लड़ाई में जो संघर्ष किए, उनका भी बहुत ज्यादा स्थान नहीं मिला। तो नतीजा ये हुआ कि पाठ्यक्रम में और बाकी चीजों में आदिवासी दिखता नहीं। और हम लोग भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो चंद लोगों के ही नाम होते थे कि इन्होंने आजादी दिलाए। हजारों लाखों लोगों ने जो शहादत दी, लड़ाई की, उसका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में जब अपना कार्यकाल शुरू किया, तब शुरू में ही कहा कि दूर दराज में जाकर के आदिवासियों में ढूंढ के जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, उनका नाम को ढूंढ करके लेना है, फिर प्रकाशित भी करना है, सम्मान भी देना है। अगर परिवार के कुछ लोग बचे हैं, उनको बुला करके सम्मानित करना है। तो इस तरीके का कई कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया। बाद में जाकर के फिर भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर आदिवासी जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। फिर एक संग्रहालय खोला गया और कई कार्यक्रम आदिवासियों के लिए जो सरकारी कार्यक्रम है, इसका गिनती करके मैं बता नहीं सकता हूँ, बहुत ज्यादा कार्यक्रम चलाया। और जब सबसे छोटा कोई कुछ ऐसे एक गांव में एक आदिवासी विशेष रहता है जिसका संख्या मुश्किल से 100-150 भी होगा, उनका अलग भाषा, अलग उनका वेशभूषा, अलग ही तरीके से वो जीते हैं। ऐसा भी कई जनजातियां हैं इस देश में जिसका लोगों के साथ कभी दर्शन भी नहीं हुआ। तो इन लोगों के लिए
प्रधानमंत्री के नाम से विशेष कार्यक्रम चलाया, उन तक पहुंचाने का कार्य किया। और हमने खुद महसूस किया कि अब आदिवासियों में ज्यादातर लोग पूरा देश के मुख्य धारा में जुड़ने का महसूस हो रहा है। और जो आप लोगों ने 10 दिन विशेष जो कार्यक्रम है, ये 43rd है, वैचारिक क्रांति शिविर। वैचारिक क्रांति शिविर और जो आप वनवासी बंधु का मिलन समारोह रखा है, ये बहुत बड़ा कार्य है। क्योंकि दिल्ली में पूरे देश भर से लोगों को बुला करके 10 दिन का कार्यक्रम रखना और महत्वपूर्ण विषय को आप सोच समझ करके इस 10 दिन, इस जितने भी दिन यहाँ रहा है, सबको इसमें आप घुल मिल करके इसका सिखाना, फिर एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे से मिलन होना, आदान प्रदान होना, बहुत सोच समझ करके आपने जो कार्यक्रम रखा है, मैं मानता हूँ कि ऐसा बहुत कम कार्यक्रम होते हैं। कार्यक्रम मैंने जिंदगी में बहुत कार्यक्रम देखा है, लेकिन अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ ने जो कार्य किया है, ये सचमुच का अद्भुत है और देश के लिए बहुत बड़ा कार्य है। जो बच्चे, ट्राइबल बच्चे जो आप एक बार अपने गोद में ले लिया है, मैं गारंटी देता हूँ वो सिर्फ अच्छा पढ़ा लिखा इंसान ही नहीं, बल्कि बहुत अच्छा नागरिक, बहुत अच्छा भारतीय, बहुत सक्सेसफुल इंडियन बनेगा आगे जाकर। मैं ये भी मानता हूँ कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होता है। कभी कभी लोगों में ये भ्रम होते हैं कि सरकारी नौकरी ही नौकरी होते हैं, या किसी एक कॉरपोरेशन में, किसी कंपनी में सैलरी प्राप्त करने से ही नौकरी होते हैं, ऐसे सोचते हैं। लेकिन वास्तविकता तो ऐसे होते हैं जो जीवन में अपने पेड़ों पर खड़ा करके जीने का, संपन्न रूप से जीने का जिसका वह क्षमता आता है, वही सबसे बड़ा नॉलेज है, वही सबसे बड़ा सीख होता है। तो आपके माध्यम से सक्षम ऐसा जो हमारा देश के अच्छे इंसान बनाने में आप लोगों ने जो योगदान दिया है, मैं मानता हूँ यही असली व्यक्ति निर्माण है। आप लोगों का बारे में मैंने जो कुछ थोड़ा सोचा है, जो देखा है, उसको मैं ये समझता हूँ कि इतना कार्य हर भारतीय को करना संभव नहीं है और करता भी नहीं है। आप लोग जितना समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, इसे देश भर के लोगों को सीख लेना चाहिए। हम तो खुद एक नॉर्थ ईस्ट से आते हैं और एक ट्राइबल होने के नाते बहुत देर से मेरा भी मुख्य धारा में देश का जो कार्य में बहुत देर से मुझे भी जुड़ने का मौका मिला है। मैं स्कूल में थे, कॉलेज में थे, एक्टिव तो थे। हंसराज कॉलेज में ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने अपना वकालत पढ़ाई करके जब मैंने सोचा कि कोर्ट में प्रैक्टिस करूंगा, अच्छा वकील बनूंगा, जिंदगी में लीगल फील्ड में कुछ अच्छा काम करूंगा, यही सोच रहा था। उस समय जिंदगी में ऐसा गतिविधि हुआ कि मुझे राजनीति के क्षेत्र में आना पड़ा और काफी कम उम्र में फिर मैं लोकसभा में चुन के आए। जब मैं लोकसभा चुन के आए पहले बार और अटल जी के साथ में 1998 से मैं जुड़ा, तब मैं सोचता हूँ उस समय और आज की परिस्थिति में कितना अंतर है। मैं जब लोकसभा में गए तब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपी है, सांसद है, उनको भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था। आप सोच सकते हैं, आम सड़क में, बाजार में, आम लोगों के बीच में तो हम अपेक्षा कर भी नहीं सकते। और दिल्ली से बाहर दूर दराज में और अलग अलग जगह में तो पता ही नहीं नॉर्थ ईस्ट क्या चीज है। और जब हमने अपना भाषण शुरू किया लोकसभा में, तब भी कई ऐसे सांसद थे, वो कहते थे कि अरे आप तो अच्छा हिंदी भी बोल लेते हैं, भाषण भी देते हैं। हमने तो सोचा कि आपके वहाँ से लोग तो हिंदी भी बिल्कुल नहीं आते हैं और ट्राइबल लोग तो इतना
बढ़ चढ़ करके आगे निकलता भी नहीं है। तो ऐसा एक इम्प्रेशन बना के रखा हुआ था। तो मैंने मन में सोचा कि हमारा प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से तो बड़ा है, संख्या कम है क्योंकि हमारी जनसंख्या कम है। तो हमारे प्रदेश से 2 ही एमपी होते हैं लोकसभा के। 2 एमपी से तो ना सरकार बना सकता है ना गिरा सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश से 80 एमपी आते हैं, 80 एक साथ जाएगा तो पूरी सरकार हिल जाते हैं। हमारा तो संख्या कम है तो लोगों को इतना ध्यान भी नहीं जाते हैं। तो मैंने सोचा शायद हमारा संख्या कम है इसलिए लोग हमको परिचित भी नहीं है, नहीं जानते हैं। तो मैंने उस दिन सोच लिया भले ही हमारा संख्या कम हो लेकिन मैं कमजोर नहीं हो सकता है। और इन दिनों यूपी बिहार या कई जगह में जाने से बाहुबली जो मसल पावर होते हैं, बाहुबली का बहुत चर्चा होते थे कि आप बूट कैप्चरिंग करके अपने ताकत के दम पर चुनाव जीत जाते थे। तो मैंने सोचा मैं तो अपना ताकत यहाँ दिखा नहीं सकता हूँ, मैं तो कोई बाहुबली तो हूँ नहीं, तो मसल पावर को मैं विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा वोकल पावर ठीक होना चाहिए, आवाज जोर होना चाहिए। फिर पहचान बनाया धीरे धीरे। फिर ऐसा करके हम लोगों ने लोकसभा में अपना बात करके लोगों के सामने पहचान रखा। तो पूर्ण संगमा हमारे सीनियर थे एमपी, वो पहला कैबिनेट मिनिस्टर बना। आप सोच के देखिए, एक आपको मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, हमारा देश में लगभग 9% ट्राइबल पॉपुलेशन है और ट्राइबल का टोटल एमपी तो उतना ही है 71 में आज जितना है, क्योंकि परसेंटेज तो सेम है। तो एक ट्राइबल एमपी को कैबिनेट मंत्री बनने के लिए इतना साल कैसे लगा, आप सोच के देखिए। ये सोचने वाली बात है। कभी कभी सिंबॉलिक चीज भी महत्वपूर्ण होता है। तो जब सांगमा साहब कैबिनेट मिनिस्टर बना तो काफी धूमधाम से ढोल बजा के सबने नाचा गाया। हमने भी उसमें गया और बधाई दिया कि चलो पहली बार एक आदिवासी इस देश में कैबिनेट मंत्री बना है। तो हमारे एक सीनियर थे पॉलिटिशियन अरविंद नेताम जी, वो प्रणब मुखर्जी से भी सीनियर एमपी बने थे। तो वो मुझे बताया, देखो किरण भाई, मैं इतने सालों से सांसद हूँ लेकिन राज्य मंत्री का दर्जा दे के ही रखा है कांग्रेस पार्टी ने, कभी भी कैबिनेट मंत्री बनाया नहीं है। तो मैं भी सोचते रहा कि इतने संख्या में हमारे ट्राइबल एमपी तो होते थे, कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं बन पाए। तो पहली बार सांगमा साहब बने, कांग्रेस पार्टी में थे और उसके बाद में और 2-3 कैबिनेट मंत्री बने हैं ट्राइबल समुदाय से। तो बाद में ये बदलाव कैसे हुआ, आज नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मुश्किल से 30-31 कैबिनेट मंत्री होते हैं देश में। तो पहले टर्म में भी और ये टर्म में भी नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में 3 ट्राइबल है जो लगातार कैबिनेट मंत्री बने। तो पहले अर्जुन मुंडा जी थे, मैं था और अपने सोनोवाल जी थे, और अभी जुएल ओराम जी हैं उड़ीसा से, और सर्वानंद सोनोवाल है असम से, और मैं। तो आज के दिन में 3 कैबिनेट मंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में काम करना, और उस समय पीए संगमा तक कैबिनेट मंत्री ही नहीं बना इस देश में आदिवासियों से। तो ये सारा चीज दिखता है कि प्रायोरिटी क्या था सरकारों में, जो भी प्रधानमंत्री बने हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी के समय में पहली बार ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय बना करके एक ट्राइबल को कैबिनेट मंत्री बनाया था। तो मेरा कहने का ये था कि मुख्य धारा में जो सोच था, सरकार हो या आम समाज में, ट्राइबल एग्जिस्ट नहीं करते थे, उनके सोच में आदिवासी एग्जिस्ट नहीं करते थे। ज्यादा से ज्यादा ये सोचते हैं कि ये लोग जंगल में रहते हैं और अपना जीवन जो है खेती बाड़ी या जंगल में पत्ते तोड़ के खाते हैं, या जो भी है जो थोड़ा कुछ खेती बाड़ी करते हैं जंगल में ही अपनी जिंदगी बिताते हैं। शहरों में तो उसका कोई स्थान ही नहीं है। और ट्राइबल मतलब पिछड़ा है,
इस तरह से एक नेग्लिजेंस था, जानकारी का भी अभाव था और कोशिश भी उतना नहीं था। तो उस समय ईसाई लोगों का पहला एंट्री हुआ ट्राइबल समाज के अंदर में, वो भी नॉर्थ ईस्ट में बहुत पहले एंट्री हुआ है, उसमें धर्मांतरण भी शुरू हुआ है। तो ट्राइबल्स में जो लोग क्रिश्चियन मिशनरी में चले गए और जो लोग आगे स्कूल में पढ़ करके, कुछ लोगों को मौका तो मिला है शिक्षा के क्षेत्र में, कुछ आगे तो बढ़ा है, लेकिन मैं ये मानता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप लोगों को मैं मेरा मन की बात मैं कहना चाहता हूँ। मैं ये विश्वास रखता हूँ आदमी जितना भी आगे बढ़े, पढ़ा लिखा और किसी भी क्षेत्र में कितना भी क्यों आगे ना बढ़ जाए, अब चांद तक चले जाए और चांद छोड़कर दूसरे तारे तक भी आपका साइंस के माध्यम से आप इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाए और तरक्की का दूसरे तारों तक भी आप पहुंच जाए, मैं ये मानता हूं कि अगर आपका संस्कृति खो गया, संस्कृति को छोड़ के कहीं भी पहुंचे, मेरे लिए उपलब्धि नहीं है। अपने देश में, अपने समाज में हम अपना पहचान, अपना धर्म, अपना विश्वास, मेरा जो वजूद है, मेरा विश्वास है, मेरा आस्था है, उसको कायम रखना चाहिए। कोई लोग अमेरिका में जाके बड़ा आदमी बन जाता है, मैं ये कहता हूँ ठीक है बड़ा आदमी बन गया, मगर हमारे लिए वो को महत्व नहीं रखता है अगर वो भारत से उसका नाता तोड़ दिया है और जड़ से अगर वो उखाड़ गई है तो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। अपना धर्म, अपना विश्वास, जो भारतीय होने पर गर्व होने के लिए आपका रूट में नीचे जमीन पर आप अगर जुड़े रहेंगे तो मैं मानता हूं कि सचमुच में मुझे फक्र होता है ऐसा इंसान को जो तरक्की किया है। इसलिए अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम का जो संघ का कार्य है, आप मूल जीवन में एक व्यक्ति निर्भर में क्या क्या चीज होना चाहिए उसको आपने बहुत बड़ा बल दिया है। मैं हमेशा मानता हूं कि ऐसा अगर हर संगठन आपके जैसे करेंगे तो ये देश तो महान तो होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ में अपना संस्कृति को पूरे दुनिया में फैलाने में भी कामयाब होगा। ऐसा प्लेटफॉर्म में तो बहुत मन में बहुत कुछ कहने के लिए एक उत्सुकता रहता है कि मैं अपना विचार को शेयर करूं, लेकिन बहुत लंबा बोल के फायदा नहीं है। आप बहुत ज्ञानी हैं, आप लोग सब समझदार लोग हैं और बच्चों को भी आप इतने अच्छे से आपने संस्कार दिया है, तो मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे बोलने का आवश्यकता नहीं, मुझे बुलाया यही बहुत बड़ी बात है। मुझे आपने सम्मान दिया, इज्जत किया और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप लोगों का जो कार्य है निरंतर ऐसा चलते रहे। और जो बच्चे हैं बहुत ही ऊर्जावान बच्चे आज जो मैंने देखे हैं यहाँ पे, उनका जीवन अपने पढ़ाई लिखाई और अपने कुशलता से आगे बढ़े, देश का सेवा करे, अच्छा नागरिक बने, यही मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और फिर से आप इतना महान काम देश के लिए, समाज के लिए किया, उसके लिए शुभकामनाएं, आप सबको धन्यवाद। और मुझे यहाँ आने का अपेक्षा सम्मानित किया, भेंट दिया, खूबसूरत भेंट दिया मुझे, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो 1 मिनट भाई, ऐसा नहीं प्लीज 2 मिनट बैठ जाइए, ऐसा नहीं, बस हम समाप्त कर रहे कार्यक्रम को, यहीं बैठिए प्लीज, शांति पाठ करके।